आज से मैं आप लोगों को पर्यावरण सम्मेलनों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये पर्यावरण सम्मेलन यानी कि एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस क्या होती हैं, क्यों बुलाई गई, इनका महत्व क्या होता है, बस इसी के बैकग्राउंड को आज हम लोग समझेंगे। ध्यान रहे, पर्यावरण की इस पूरी सीरीज में आज सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरा दावा है कि जो भी बच्चे पर्यावरण को पढ़ते हैं कंपटीशन के दृष्टिकोण से, उनको सबसे ज़्यादा समस्या जो आती होगी वो इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस में ही आती होगी। तो आइए शुरू करते हैं इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस की ये कहानी। मैं आप लोगों को इन्वायरमेंट के 3 बेसिक टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ, जिसमें सबसे पहले आप लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग को सीखा, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने सीखा कि ओजोन लेयर डेप्लीशिएशन क्या होता है, और तीसरे नंबर पे आपने जाना कि पॉल्यूशन क्या है। अगर उन 3 बेसिक टॉपिक्स को हम लोग एक सूत्र में पिरो लें तो निष्कर्ष हम लोगों ने निकाला था कार्बन। बात चाहे ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड की हो, बात चाहे ओजोन लेयर से रिलेटेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की हो, और बात चाहे एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड कार्बन मोनोऑक्साइड की हो। आपको याद होगा कि तीनों में ही कॉमन था कार्बन, और ये कार्बन इस दुनिया में सबसे बड़े विवाद की जड़ बना। आज दुनिया में जितनी भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, इकोलॉजिकल इश्यूज हैं, उनके पीछे रिस्पॉन्सिबल जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो यही कार्बन है। तो आखिर इस दुनिया ने पहली बार कब पहचाना कि अब हमें कार्बन को कंट्रोल करना चाहिए? तो बस इसी कहानी को मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। ये कहानी चूंकि बहुत लंबी है, इसलिए हो सकता है कि लेक्चर भी थोड़ा सा लंबा हो जाए और एक लेक्चर में ये कहानी खत्म भी नहीं होगी। इसके लिए 2 से 3 लेक्चर लग जाएंगे। इसी क्रम में आज मैं आपको इसका पहला पार्ट और इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों ने शायद कभी सुना होगा कि अपोलो 11 नाम का एक मिशन चांद पर गया। 1969 में पहली बार इंसान ने चंद्रमा की धरती पर अपना कदम रखा था, लेकिन 3 लोग गए थे चंद्रमा पे। आप नाम किसका याद रखते हैं? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जब भी आपसे कभी पूछा जाता है कि हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टचेस फ्रॉम द मून्स लैंड, तो आपका आंसर होता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन बाकी के 2 कहाँ गए? उनका नाम आपको क्यों नहीं याद है? उसका बड़ा सीधा सा रीजन है कि ये दुनिया केवल फर्स्ट आने वाले व्यक्ति को याद रखती है, सेकंड और थर्ड का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं है कि जो दूसरे पायदान पर है या जो तीसरे पायदान पर है वो कहीं कम योग्य है, उसकी एलिजिबिलिटी कम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस एक फलसफा है, एक परंपरा है कि उसे याद नहीं रखा जाता। तो इसी क्रम में इन्वायरमेंट को लेकर के जो हजारों कॉन्फ्रेंसेस आज तक हो चुकी हैं, जिनमें बहुत ही अच्छी कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस वाली कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, उनको ये दुनिया नहीं याद रखती है। याद रखा जाता है तो किसे? पहले को। तो इसलिए आज आपको पहली इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस की चर्चा करनी पड़ेगी, जिसे हम लोग स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। सबसे बेसिक लाइन जो आपको याद रखनी है वो ये है कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वाज द फर्स्ट इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस। इसके पहले पर्यावरण को ध्यान में रखकर कोई भी सम्मेलन नहीं बुलाया गया था, ये पहला सम्मेलन था। अगर हम लोग इस पूरी दुनिया में से 20th सेंचुरी को डिलीट कर दें, एक ऐसी कल्पना करें कि 20वीं शताब्दी जो है उसे हम लोगों ने इस दुनिया से डिलीट कर दिया, तो इस दुनिया का बड़ा भला हो जाएगा। क्योंकि 20वीं शताब्दी में ही विश्व युद्ध लड़े गए, 1914 और 1939 आप जानते हैं। 20वीं शताब्दी में ही ब्रिटिश जो कोलियोनिज्म था वो पूरी दुनिया में फैला। 20th सेंचुरी में ही सबसे ज्यादा वॉर्स हुए, सबसे ज्यादा झगड़े हुए, सबसे ज्यादा महामारियां आई, सबसे ज्यादा लोग मारे गए और सबसे ज्यादा पॉल्यूशन भी हुआ। तो 20वीं सदी में ये सारी गलत चीजें जो हुई थी, चाहे वो वर्ल्ड वॉर हो, चाहे वो न्यूक्लियर अटैक हो, चाहे वो प्लेग जैसी बीमारी हो, चाहे वो येलो फीवर जैसी बीमारी हो, इन सब के जो बैड इम्पैक्ट्स थे वो 21st सेंचुरी में अब हम लोग देख रहे हैं।
तो 21st सेंचुरी में ये समस्याएं जो हम लोग झेल रहे हैं, इसका जो पृष्ठभूमि है, वो पृष्ठभूमि समझने के लिए हमें करीब करीब 50 साल पीछे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तो उसके पहले ये दुनिया पर्यावरण के खतरों के बारे में नहीं जानती थी। उसके पहले भी ये दुनिया पर्यावरण के खतरों के बारे में जानती थी। इस दुनिया में कुछ छोटी मोटी संस्थाएं तो हुआ करती थी, लेकिन कोई ग्लोबल प्लेटफॉर्म नहीं था जो पर्यावरण को ध्यान में रख करके कोई निष्कर्ष निकाल सके, कोई योजना बना सके, कोई एक्शन प्लान बना सके। तो हुआ कुछ यूं कि 1968 में 1968 में स्वीडन जो कंट्री है, इस कंट्री की पहल पर यूनाइटेड नेशंस में एक प्रपोजल लाया गया। और वो प्रपोजल इस बात को लेकर के लाया गया कि क्या दुनिया के कई सारे देश मिल करके एक बार असेंबली में बैठ सकते हैं, एक बार ग्लोबल प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि 1960 और 1970 वाले एरा को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इस दौरान कोल्ड वॉर चल रहा है, शीत युद्ध चल रहा है। और शीत युद्ध के साथ ही साथ दुनिया में और कई छोटे मोटे वॉर्स भी चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वियतनाम वॉर चल रहा है, चाइना के अंदर अपनी प्रॉब्लम चल रही है, और दुनिया के जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो अपने आप को डेवलप करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लगातार माइनिंग्स हो रही हैं, लगातार फैक्ट्रियों के अंदर भट्टियां जलाई जा रही हैं, लगातार कार्बन का प्रोडक्शन हो रहा है। आधी दुनिया ये सारा जो कार्बन का प्रोडक्शन कर रही है, इसके जो दुष्परिणाम हैं वो उन कंट्रीज को भुगतने पड़ रहे हैं जो पोलर रीजन में स्थित हैं, और उन्हीं में से एक कंट्री था स्वीडन। स्वीडन की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि यहाँ पर एसिड लेक्स बनने लगे थे, और एसिड लेक्स को ध्यान में रख के स्वीडन 1968 में यूनाइटेड नेशन में प्रपोजल लाते हैं कि हम लोगों को बैठना चाहिए। 4 साल तक डिस्कशन करने के बाद 122 कंट्रीज की राय लेने के बाद ये नतीजा निकाला गया कि अब वो समय आ गया है जब हमें दुनिया में पहली बार पर्यावरण को लेकर के कोई सम्मेलन बुलाना चाहिए। और पर्यावरण को लेकर के ये जो सम्मेलन बुलाया गया, इसी सम्मेलन को हम लोग स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। क्योंकि स्वीडन ने ही इस कॉन्फ्रेंस की पहल करी थी, इसलिए स्वीडन की ही कैपिटल स्टॉकहोम में इस सम्मेलन को बुलाया गया। और ये सम्मेलन 5 से लेकर के 16 जून 1972 के दौरान बुलाया गया। इसकी डेट आपको याद रखनी चाहिए, 5th to 16th ऑफ जून 1972, स्टॉकहोम, स्वीडन। और इट वॉज द फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल इश्यूज। आप सरल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो थी वो विश्व पर्यावरण सम्मेलनों की जननी थी। अब जो 122 देश यहां पर आने के लिए एग्री हुए थे, 3 करोड़ US$ का बजट बनाया गया था, तो क्या वो सभी लोग आए? नहीं आए। बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया। इसलिए विरोध किया क्योंकि रशिया को लेकर के दुनिया में दो फाड़ चल रही थी, वियतनाम वॉर को लेकर के अमेरिका में इशू चल रहे थे। तो जितने भी विकासशील देश थे, डेवलपिंग कंट्रीज थे, उनका ये कहना था कि पर्यावरण को लेकर के अगर कोई सम्मेलन बुलाया जाना है तो उसमें सबसे पहले उन अमीर देशों को आना चाहिए जिनकी वजह से आज पर्यावरण खतरे में पहुंचा है। और इसी बात को लेकर के समस्याएं आने लगी और 122 देशों की बजाय केवल 70 देश इस सम्मेलन में पहुंचे थे। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी यहां पर पहुंची थी और पर्यावरण सम्मेलन को संबोधित किया था। तो इस सम्मेलन में हुआ ये कि करीब करीब 1 हफ्ते से ज़्यादा चली ये जो बैठक थी, इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स निकले। लेकिन अगर सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर बताया जाए तो वो पॉजिटिव पॉइंट था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद एक संस्थान का जन्म होना, और इस संस्थान को UNEP के नाम से जाना जाता है। UNEP का मतलब हुआ यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एक ऐसी एजेंसी है जो आज के समय में दुनिया में जितनी भी पर्यावरणीय गतिविधियां हो रही हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम करती है। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि यूएनईपी इज द पेरेंटिंग बॉडी ऑफ द इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से एक पॉजिटिव रिस्पांस तो निकला यूएनईपी। दूसरा पॉजिटिव रिस्पांस ये निकला कि जब यूएनईपी बनाया गया तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी सेट किया गया। और नैरोबी कहाँ पर है? केन्या। केन्या की कैपिटल है नैरोबी। तो यहाँ पर जो गरीब देश इस सम्मेलन में शामिल हुए थे या जो डेवलपिंग नेशंस इस सम्मेलन में शामिल हुए थे और जिनका ये पॉइंट था कि गरीबों के ऊपर दबाव बनाया जाएगा और अमीर देश एज इट इज कार्बन का प्रोडक्शन करते रहेंगे, तो उनकी भी समस्या का थोड़ा थोड़ा समाधान यहाँ पर होने लगा। तो नैरोबी को जब हेडक्वार्टर सेट कर दिया गया तो वो सारे देश भी सम्मेलन में पहुंचे। तो इस तरीके से ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार क्विक रिवीजन आप कर लीजिए कि दुनिया में पहली बार पर्यावरण सम्मेलन कब बुलाया गया? स्टॉकहोम में बुलाया गया, इसीलिए इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। स्टॉकहोम कहाँ पर है? स्वीडन में है। कब से कब तक बुलाया गया? तो 5 to 16 जून 1972 को बुलाया गया। हेडक्वार्टर कहाँ सेट किया गया? नैरोबी, केन्या। और फिर यहाँ से एक एजेंसी का जन्म हुआ जिसको हम लोग यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी क्या ये सक्सेसफुल रही, तो सबका एक सुर में जवाब होना चाहिए यस, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस। तो अगर ये कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल रही तो इसकी सक्सेस को सेलिब्रेट भी तो किया जाना चाहिए। तो इसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए जिस दिन ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी यानी कि 5 जून को, उसी दिन को अब हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जिसे कि 5 जून को मनाया जाता है, उसकी कहानी भी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से ही जुड़ी हुई है। और चूंकि 1972 में ये बैठक बुलाई गई थी, इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जा रहा है? 1973 से मनाया जा रहा है। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की ये चीज तो क्लियर हो गई। इसके बाद प्रश्न ये उठता है कि नतीजा क्या निकला? एक नई संस्था का जन्म होना नतीजा था या इसके अलावा भी कुछ यहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकले थे? तो जी हाँ, यहाँ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकला जिसको हम लोग स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। और स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में 26 पॉइंट प्रोग्राम लाया गया, 26 सूत्री कार्यक्रम यहाँ पे लॉन्च किया गया और पूरी दुनिया को ये बताया गया कि 26 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर काम किया जाए तो हम इस दुनिया के पर्यावरण को बचा सकते हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग को घटा सकते हैं, हम ओजोन लेयर को भी रिपेयर कर सकते हैं, हम एयर पॉल्यूशन को भी ठीक कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर हम पर्यावरण को बचा लेंगे तो कहीं ना कहीं हम इस दुनिया की गरीबी और भुखमरी से भी लड़ सकेंगे। ये 26 पॉइंट्स क्या थे ये आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक रफ तरीके से आप ये जान लीजिए कि इनमें कुछ मेजर पॉइंट्स क्या थे। तो 26 पॉइंट प्रोग्राम में कुछ मेजर पॉइंट्स में पहला मेजर पॉइंट था कि आपको ओशंस को साफ रखना है, यानी कि मराइन पॉल्यूशन से बचना है। दूसरा इसमें मेजर पॉइंट था कि दुनिया भर के देशों को इस बात को लेकर के मोटिवेट करना है कि आप अपने अपने देशों में भी पर्यावरण को बचाने के लिए कोई कानून बनाएं या कोई ऐसी कार्य योजना लाएं, एक्शन प्लान लाएं जिसके चलते हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की सक्सेस को सेलिब्रेट कर सकें। इसी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी गई, गरीबी और भुखमरी से लड़ने की बात करी गई। अगर आप लोग देखना चाहें तो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के 26 पॉइंट प्रोग्राम आपके सामने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से इसको पढ़ सकते हैं कि क्या क्या बात यहाँ पे करी गई। तो जाहिर है कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस यहाँ पर सफल रही होगी। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की सफलता का श्रेय हम पूरी तरीके से दे सकते हैं उन देशों को जो इसमें शामिल हुए थे, और आज इसी की सफलता का जो क्रेडिट है वो यूएनईपी को जाता है। साथ ही साथ इसी को सेलिब्रेट करने के लिए ग्लोबल 500 अवार्ड भी दिया जाता है।
अगर आपसे कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि ग्लोबल 500 अवार्ड का संबंध किससे है, तो इसका संबंध पर्यावरण से है और ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक विशिष्ट पुरस्कार है, एक स्पेशल प्राइज है। तो इस तरीके से ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की पूरी कहानी समाप्त होती है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड 3 बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। पहली बात आपको याद रखनी है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नैरोबी में है। दूसरी बात, यहाँ से किस संस्था का जन्म हुआ, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का जन्म हुआ। और तीसरा पॉइंट, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन क्या है, तो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन का मतलब है 26 पॉइंट प्रोग्राम, जिसको आधार बनाकर जिसको पालन करने के बाद में हम इस दुनिया के पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो ये हो गई कहानी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक कॉन्फ्रेंस को बुला लेना, कॉन्फ्रेंस में ढेर सारी बातें कर लेना, कॉन्फ्रेंस से कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स निकालना, इस बात की गारंटी है कि अब ये दुनिया सुधर जाएगी? मीटिंगें तो बहुत होती हैं, बैठकें तो बहुत होती हैं, लेकिन उन बैठकों में क्या जो भी नतीजे निकाले गए उनको पालन करने वाले लोगों के बारे में क्या कहा जाए? तो जाहिर सी बात है कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से जो 26 पॉइंट प्रोग्राम डिक्लेयर किए गए थे उसको भी पालन नहीं किया गया और समय के साथ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की फाइलों पर धूल जमने लगी। जब पूरी दुनिया ने यह देखा कि स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को मानने वालों की संख्या में धीरे धीरे कमी आती जा रही है, तो फिर से एक नई चिंता का जन्म हुआ और इस नई चिंता को सुलझाने के लिए एक दूसरी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई 1980 में, और इस कॉन्फ्रेंस को CBD कहा जाता है। CBD का मतलब होता है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता पर एक सम्मेलन बुलाया गया और ये सम्मेलन शॉर्टकट में CBD के नाम से जाना जाता है। 1980 में बुलाया गया था, याद रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? CBD का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को मानने वाले लोग कहाँ हैं, इसको कैसे लागू कराया जाए। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष निकले वो निष्कर्ष निकले 3, और कहा गया कि अगर हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की बातों को लागू कराना चाहते हैं, विश्व भर के पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के खतरों को कम करना चाहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं 3 पिलर्स पर आधारित काम करने होंगे। और इन 3 पिलर्स में जो पहला पिलर था वो था कोप। कोप का मतलब होता है कन्वेंशन ऑन पार्टीज, यानी कि हम कई सारे देशों के बीच में एक समझौता कराएंगे। तो कोप क्या है? कोप बेसिकली एक समझौता है जिसको हम लोग कन्वेंशन ऑन पार्टीज कहते हैं। हम कुछ देशों के बीच में एक समझौता कराएंगे और इस समझौते में शामिल होने वाले जो देश होंगे वो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम फॉलो करेंगे, उस बात को मानेंगे, और जो भी कंट्री कोप पर हस्ताक्षर कर देगा वो बाइंडेड हो जाएगा कि अब वो पर्यावरण सुधारों में शामिल रहेगा, वो इसे छोड़ के नहीं भागेगा। और इसी कोप को लागू करवाने के लिए, इसी कोप समझौते को डिक्लेयर करवाने के लिए आगे चल के एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसको पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट कहा जाता है, जिसे कि रियो में बुलाया गया ब्राजील के अंदर 1992 में। और इस सम्मेलन को हम लोग यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। जो दूसरा पिलर था इसका CBD का, उसको हम लोग कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, और इसमें बात करी गई कि हम लोग किस तरीके से जैव तकनीक का सतत एवं सुरक्षित उपयोग कर सकते हैं। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक इको फ्रेंडली चीज है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। तो अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल्स की बजाय बायोटेक्नोलॉजी पे फोकस करें तो भी हम लोग काफी हद तक क्लाइमेट चेंज को कम कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को घटा सकते हैं। तो इसको लागू करवाने के लिए आगे चल के एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसको कार्टाजेना प्रोटोकॉल कहा जाता है, और कार्टाजेना प्रोटोकॉल आप लोग आगे पढ़ेंगे। और जो तीसरा पिलर था उसमें बात करी गई थी जेनेटिक रिसोर्सेज की, और इसमें कहा गया कि अनुवांशिक संसाधनों से जो भी लाभ हमको प्राप्त होते हैं उसका एक युक्त विवरण हमारे पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं वो फिक्स हैं, वो एक ना एक दिन खत्म हो जाने हैं, तो इसलिए उनको एक
प्रॉपर लिस्टिफिकेशन उसका होना चाहिए, कौन उसको किस तरीके से यूज कर रहा है, इसका एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। और इस बात को लेकर के जो प्रोटोकॉल बुलाई गई उसको नागोया प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, इसे भी आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है सीबीडी की। अब सीबीडी के बारे में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबीडी। तो फुल फॉर्म तो आप समझ गए, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सीबीडी कब बुलाई गई? तो 1980 में बुलाई गई। क्यों बुलाई गई? इसलिए बुलाई गई क्योंकि 1972 में हम लोगों ने जो बातें करी थी अच्छी अच्छी, उन बातों का पालन नहीं किया, इसलिए हमें सीबीडी बुलानी पड़ी। तो सीबीडी में क्या चर्चा हुई? तो सीबीडी में 3 बातों को लेकर के चर्चा हुई। सबसे पहली चर्चा हुई कि दुनिया भर के देशों में हमको एक एग्रीमेंट करवाना चाहिए। दूसरी चर्चा हुई कि हमें बायोटेक्नोलॉजी को बचाना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए। तीसरी चर्चा हुई कि हमें जेनेटिक रिसोर्सेज के जो डेटा है उनको कलेक्ट करने चाहिए और उसको हम लोग बेहतर यूज किस तरीके से कर सकें उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो आपका आंसर तुरंत यहां पर क्या हो जाएगा? जैव तकनीक का सतत एवं सुरक्षित उपयोग। अगर आपसे पूछा जाए कि नागोया प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो आपका आंसर तुरंत यहां पर हो जाएगा आनुवांशिक संसाधनों से प्राप्त लाभों का युक्त विवरण या जेनेटिक रिसोर्सेज से रिलेटेड है। या अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी सम्मेलन का संबंध या अर्थ समिट का संबंध किससे है, तो आप तुरंत बताएंगे कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट से है। तो ये चीजें यहां पर हो गई। अब ये इतना टॉपिक जो आपने पढ़ा, इस टॉपिक में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपके काम की अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी निकली? तो आपके काम की अब सबसे इंपॉर्टेंट बात निकली यहां पर पृथ्वी सम्मेलन। और पृथ्वी सम्मेलन इंपॉर्टेंट क्यों है? पृथ्वी सम्मेलन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे 1992 में बुलाया गया। और अगर आप 1992 को ध्यान से देखें तो 1972 से 20 साल बाद नंबर आता है 1992 का। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की जब 20वीं वर्षगांठ मनाई गई, जब 20th सेरेमनी इसकी मनाई गई, तो वो मनाई गई कहां? रियो, ब्राजील में। और जब 20th एनिवर्सरी हम इसकी सेलिब्रेट कर रहे थे ब्राजील के अंदर, तो इसी एनिवर्सरी को हमने नाम दिया यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये अर्थ समिट के नाम से भी प्रसिद्ध हुई, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। पृथ्वी सम्मेलन इसको क्यों कहा गया? क्योंकि पृथ्वी को बचाने की एक फाइनल कोशिश यहां पर की जानी थी, लेकिन इसका जो ऑफिशियल नेम है वो UNCED ही है, आपको याद रहना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने पृथ्वी सम्मेलन का उद्देश्य क्या तय किया था। दुनिया भर के देशों के बीच में एक समझौता होना चाहिए और उस समझौते में जो भी देश शामिल हो जाए अब उसे बाध्यकारी होना चाहिए, उसे बाइंडेड होना चाहिए कि वो इस समझौते से कभी बाहर नहीं जाएगा। तो यहां पर 3 कंक्लूजन, 3 निष्कर्ष अर्थ समिट से निकलते हैं। पहला निष्कर्ष निकलता है एजेंडा 21। सबको बता दिया गया कि देखिए हम एक एजेंडा 21 फिक्स करने जा रहे हैं। यहां पर एजेंडा 21 में जो 21 नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब है 21st सेंचुरी। अभी मैंने पीछे आपको क्या बताया कि 20th सेंचुरी में जो भी गलत काम किए गए उसका 21st सेंचुरी में हम लोग भुगतान कर रहे हैं। तो 21st सेंचुरी में दुनिया को हम एक बदलाव में ढालने की कोशिश करेंगे। 20वीं सदी की गलतियों को 21वीं सदी में नहीं दोहराएंगे। ये सारी चीजें एजेंडा 21 में बताई गई थी। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाए कि व्हाट वाज एजेंडा 21, तो फिर 1 लाइन आंसर आपका क्या होना चाहिए? टू प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समावेशी विकास या धारणीय विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एजेंडा 21 को लाया गया था। अब ये समावेशी विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। दूसरा कंक्लूजन निकला यहां से कि फॉरेस्ट रूल्स डिक्लेरेशन, दुनिया भर में वनों से संबंधित हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो तोड़ेगा या अगर उसको वॉयलेट करेगा तो उसको हम लोग एक
ऑफेंस मानेंगे। कैसा ऑफेंस मानेंगे? क्रिमिनल ऑफेंस मानेंगे। और तीसरा पॉइंट यहां से निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीसरा पॉइंट, UNFCCC, यानी कि एक एजेंसी यहां पर बनाई जाती है जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर द कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फुल फॉर्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर द कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC नाम की एक नई संस्था बनाई गई और इस संस्था को यह जिम्मेदारी दी गई कि हम लोगों ने जो एक ख्वाब देखा था कोप का, उस ख्वाब को आप पूरा करिए। UNFCCC के तत्वाधान में दुनिया भर के देशों से ये कहा गया कि अब हम लोग एक एग्रीमेंट करने जा रहे हैं और अगर आप इस एग्रीमेंट में शामिल होना चाहते हैं तो आप एक सिग्नेचर कीजिए और सिग्नेचर करने के बाद आपको उन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, उन एक्शन प्लान्स को फॉलो करना पड़ेगा जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देखे हैं। कहाँ पर देखे हैं? यहाँ पर 26 पॉइंट प्रोग्राम में देखे हुए हैं। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि UNFCCC के बन जाने के बाद इन 26 सूत्री कार्यक्रमों के लागू होने का जो रास्ता था वो कहीं ना कहीं साफ हो गया और सब सिग्नेचर सब लोग कर देंगे, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज बनकर के तैयार हो जाएंगी, तो साल में एक बार इसकी बैठक भी होगी और उस बैठक में हम सारे कंट्रीज आएंगे और इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि एक साल के दौरान हम लोगों ने क्या किया, जो टारगेट हम यहां से लेकर के गए थे उन टारगेट्स को पूरा किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो अगले साल उसको पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे, अगर पूरा कर लिया तो आपको यहाँ पर प्रोत्साहन दिया जाएगा और हो सकता है कि ग्लोबल प्रेजमेंट भी आपको यहाँ पर मिले। तो इसी क्रम में जब 1992 में UNFCCC बन गई तो अगले साल 1993 में कोप बना लिया गया, सभी देशों के साइन करा दिए गए और 1995 में कोप की पहली बैठक भी हो गई। कहां पर हो गई? बर्लिन में हो गई, जिसे कोप 1 कहा जाता है। और अगर कोई बच्चा 1995 में पैदा हुआ हो तो आज वो कितने साल का हो जाएगा? तो आज वो बच्चा 26 साल का हो जाएगा। तो आज अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी कि कोप की कौन सी बैठक लेटेस्ट हुई होगी, तो कोप 26 हुई होगी। लेकिन कोप 1 से लेकर के कोप 26 तक क्या आपको पढ़ना जरूरी है कि फिर इसके बाद हर साल ये लोग कब बैठे, कहां बैठे, क्या बातचीत हुई? तो नहीं, इतना पढ़ना जरूरी नहीं है। लेकिन कोप 21 पेरिस एग्रीमेंट, वहां से पढ़ना आपके लिए जरूर इंपॉर्टेंट है। तो ये तो खैर बात की बात है, मैं आपको अगले लेक्चर्स में बताऊंगा कि कोप 21 में क्या हुआ, फिर कोप 22 में क्या हुआ और इस तरीके से फिर कोप 26 में क्या हुआ। तो यहां पर पृथ्वी सम्मेलन से रिलेटेड ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 3 कंक्लूजन निकलते हैं। पहला कंक्लूजन एजेंडा 21, दूसरा कंक्लूजन फॉरेस्ट रूल्स डिक्लेरेशन और तीसरा कंक्लूजन UNFCCC। आज UNFCCC एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है। क्यों? क्योंकि इसी का काम है कन्वेंशन ऑफ पार्टीज को जोड़ करके रखना और ये जो 26 पॉइंट प्रोग्राम है इसको लागू करवाना। लागू करवाने में जाहिर सी बात है कई सारी मुसीबतें आएंगी, कई सारी परेशानियां आएंगी, तो उन परेशानियों को भी इसे झेलना पड़ता है। तो इस तरीके से जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरमेंट्स की कहानी है, जो बैकग्राउंड है, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। आशा करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन कई सारे फ्रैक्चुअल क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी भी यहाँ पर मिसिंग है, जो आपको अब अपने स्तर से तैयार करने चाहिए। जैसे जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तो किस टॉपिक के ऊपर चर्चा करना था? तो ध्यान रहे यहाँ का टॉपिक था मैब, मैन एंड बायोडाइवर्सिटी, मानव और जैव विविधता। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कई बार कि मानव और जैव विविधता पर पहली बार सम्मेलन कब बुलाया गया, तो उसका आंसर भी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ग्लोबल 500 अवार्ड कौन देता है? तो ध्यान रहे ग्लोबल 500 अवार्ड UNEP के द्वारा दिया जाता है। इसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा कि वर्ष 2021 में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी? हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है तो इसकी कुछ ना कुछ थीम होती है, तो वो थीम आपको हर साल यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी और रटनी पड़ेगी। इसी प्रकार से अगर हो सके तो लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, आप 26 पॉइंट प्रोग्राम का जो डिक्लेरेशन है उसको भी एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो है वो फाइनली लागू कब हुआ?
तो वो लागू होता है जाकर के 1992 में, जब यहाँ पर अर्थ समिट होती है ब्राजील के अंदर। यहाँ पर 1992 कहीं लिखा नहीं हुआ है, शायद मिसिंग हो गया है, तो इसको यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 1992। अर्थ समिट 1992 में हुई थी। कहाँ पर? रियो, ब्राजील में हुई थी। इसी प्रकार से यूएनसीईडी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है। इसी तरीके से यूएनएफसीसीसी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है और कोप की बैठकों के बारे में पूछा जा सकता है। कोप 26 कब हुआ, कहाँ हुआ, कोप 25 कब हुआ, कहाँ हुआ, कोप 21 से आगे जो कुछ भी है वो सब इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है सीबीडी का फुल फॉर्म बता दीजिए, और ये कब हुआ, तो 1980 में हुआ। आपसे कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, बस इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब तक आप आईएएस प्री नहीं देंगे तब तक कार्टाजेना प्रोटोकॉल के अंदर की बात आपसे नहीं पूछी जाएगी। हालांकि मैं अंदर की बातें भी आपको बताऊंगा, लेकिन आज पहले से ही बहुत सारा आपने पढ़ लिया है तो इसलिए आज नहीं। और फिर नेगोया प्रोटोकॉल के बारे में भी आपसे इसी तरीके से पूछा जाता है। तो आशा करता हूं कि ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस ऑन एनवायरनमेंट की ये जो पूरी कहानी है, ये जो पूरा बैकग्राउंड है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने जिस टॉपिक की चर्चा करी है, ये टॉपिक आपका 3 पिलर्स पे है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, क्योंकि टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने क्लास शुरू करते टाइम ही आपको बता दिया था कि 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस का क्रम नहीं पता होता है और कौन सी कॉन्फ्रेंस किस लिए बुलाई गई ये भी नहीं पता होता है, क्योंकि इतना हौच पौच यहाँ पर है। तो एक बार इसको सरल भाषा में फिर से आप समझने की कोशिश कर लीजिए कि ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस का जो पार्ट 1 आज हम लोगों ने पढ़ा है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला भाग होता है इसका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, दूसरा भाग इसका होता है सीबीडी यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, और तीसरा भाग इसका होता है रियो समिट, अर्थ समिट। ठीक है, अब ये तीनों क्यों बुलाए गए? तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस विश्व में पहली बार बैठक हुई थी पर्यावरण के लिए, इसलिए हुआ। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के जो डिक्लेरेशंस हैं, जो 26 पॉइंट प्रोग्राम है, वो लागू क्यों नहीं हो पा रहा, इसकी चर्चा करने के लिए सीबीडी बुलाई गई। सीबीडी जो थी वो 3 पिलर्स पर आधारित थी और कहा गया, कुछ सजेशंस दिए गए कि अगर आप इन सजेशंस को मानेंगे तो हो सकता है कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को लागू किया जा सके। और इन्हीं 3 सजेशंस में जो पहला सजेशन था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन भी है, जिसको अर्थ समिट कहा जाता है या यूएनसीईडी कहा जाता है, इसके बारे में पूरी डिटेल्स मैंने आपको दे दी। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कार्टाजेना प्रोटोकॉल क्या था, नेगोया प्रोटोकॉल क्या था, और साथ ही साथ अब इन 3 के अलावा जो प्रोटोकॉल्स हैं वहां की चर्चा भी हम लोग करेंगे, और फिर कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में इसको क्लोज भी कर दिया जाए। तो अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट है, मेरी बात समझ में नहीं आई है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या आप पर्सनल कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई है और पहले आपको नहीं क्लियर हो पाता था, आज अगर आपको क्लियर हो गया है, तो भी कृपया करके आप मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं भी आपको अगर पढ़ाता हूं तो मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी आपको इसी तरीके से पढ़ाने के लिए प्रेरित हो सकूं। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं पे हम लोग विराम देंगे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। हम लोग जल्द ही मिलते हैं इसी सीरीज के अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू।